नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूं, वो मेरे जीवन का ऐसा डरावना और रहस्यमयी अनुभव है, जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। यह कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि हकीकत का वो टुकड़ा है, जिसकी कल्पना मैंने कभी सपनों में भी नहीं की थी। मुझे नहीं लगा था कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ घट सकता है। एक जिन्न ने रात भर मेरे साथ वो किया, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर कहानी आप तक आसानी से पहुंच सके। और कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपको धन्यवाद दे सकें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल मेरा जन्म और बचपन सुरजनपुर गांव में बीता। मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई यहीं के स्कूल से पूरी की, और आगे की पढ़ाई के लिए मुझे पास के ही हरिनगर शहर जाना पड़ा, क्योंकि वहां कॉलेज की सुविधा थी। वहां मुझे एक पीजी हॉस्टल में रहना पड़ा। नए माहौल और नई जगह की वजह से शुरू शुरू में थोड़ा डर और घबराहट तो हुई, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। इसी कॉलेज में मेरी मुलाकात हुई विवेक से। शुरुआत में हम सिर्फ पढ़ाई के बारे में बातें किया करते थे। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती गई। फिर वक्त के साथ ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, हमें खुद भी पता नहीं चला। हम एक दूसरे के साथ घंटों बातें करते, लाइब्रेरी में पढ़ते और साथ साथ वक्त बिताते। यहाँ तक कि हम आपस में बहुत सारा मजा भी लेते थे। मैं आपको सीधा बोल देती हूँ कि हम दोनों फिजिकल होने लगे थे। घंटों तक एक दूसरे के शरीर का पूरा मजा लेते थे, इतना कि अब हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। उस समय मुझे बहुत ज्यादा मजा आता था। विवेक बहुत जिम्मेदार और संवेदनशील इंसान था। उसने एक दिन मुझसे कहा, जब हमारी पढ़ाई पूरी होगी और जब हम में से कोई अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, तो हम शादी करेंगे। लेकिन हमारी शादी हमारे परिवार की मर्जी से ही होगी। उसकी यह बात मुझे और गहराई से उससे जोड़ गई। इसी बीच एक दिन दर्दनाक खबर मिली कि विवेक के बड़े भाई अमन की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। यह हादसा उसके लिए बहुत बड़ा सदमा था। विवेक अपने भाई से बहुत प्यार करता था। उसकी हालत देखकर मेरा दिल टूट गया। मैंने उसे संभालने की पूरी कोशिश की। धीरे धीरे वह भी खुद को संभालने लगा। जब हमारी परीक्षा पूरी हुई, विवेक ने अपने भाई का गैराज संभाल लिया और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने लगा। मैं उसकी इस जिम्मेदारी और हिम्मत को देखकर बहुत खुश थी। मुझे लगता था कि अगर मैं विवेक के साथ जिंदगी बिताऊंगी, तो वह मुझे कभी दुख नहीं देगा, और साथ में संबंध भी तो सही तरीके से करता है। शायद इस तरह का लड़का मुझे दोबारा ना मिले। समय बीतता गया। अमन की मौत को 6 महीने हो चुके थे और हमारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। मैं वापस सुरजनपुर गांव लौट आई। लेकिन अब मेरे लिए विवेक से संपर्क करना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि हमारा घर संयुक्त परिवार था। वहां नियम और अनुशासन बहुत सख्त था। फोन पर ज्यादा बातें करना मुमकिन नहीं था। फिर भी मैं अपनी माँ का मोबाइल कभी कभी किसी बहाने से ले लेती और छिप छिपाकर विवेक से हर 2-3 दिन में थोड़ी बहुत बात कर लेती। लेकिन मेरा मन अब बात करने से मेरी जो शरीर की गर्मी थी, तो वो तो नहीं जाएगी ना। फिर भी मैंने खुद को काबू में रखा। विवेक अब चाहता था कि मैं अपने परिवार को हमारे रिश्ते के बारे में बता दूं, क्योंकि उसने तो अपने परिवार को पहले ही सब कुछ बता दिया था। लेकिन मैं डरती थी, खासकर अपने पिता से। मुझे लगता था कि अगर मैंने इस बारे में घर में कुछ कहा, तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। आखिरकार एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और खाने की मेज पर अपने माता पिता और परिवार वालों को अपने और विवेक के रिश्ते के बारे में बताया। यह सुनते ही घर में जैसे तूफान आ गया। सब गुस्से से बौखला उठे। मुझे भला बुरा कहा गया। साफ शब्दों में मुझसे कहा गया कि विवेक को भूल जाओ। लेकिन मैं अब विवेक को भूल नहीं सकती थी। मैं विवेक से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उसके बिना नहीं रह सकती थी। मैंने अपने परिवार के सामने जिद पकड़ी कि अगर शादी करूंगी तो सिर्फ विवेक से। यह सुनकर सभी और भी गुस्से में आ गए। मुझे डराया धमकाया गया, बहुत डांटा गया, लेकिन मेरा फैसला अडिग था। आखिरकार मेरी जिद के आगे सबको झुकना पड़ा और मेरा रिश्ता विवेक से तय कर दिया गया। शादी का दिन आया। मेरी विदाई के समय मेरे पिता ने गुस्से में मेरी ओर देखा तक नहीं, और मेरी माँ ने गुस्से में मुझे कहते हुए अलविदा कहा, आज से तू हमारे लिए मर गई है, अब कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन विवेक का साथ पाकर मैंने खुद को संभाला। ससुराल में कदम रखते ही मुझे एहसास हुआ कि विवेक का परिवार मुझे सच्चे दिल से स्वीकार कर चुका है। विवेक की भाभी संध्या से मेरी पहली मुलाकात भावुक कर देने वाली थी।
उसके चेहरे का सूनापन, आंखों की उदासी मुझे यह बताने के लिए काफी था कि उसकी जिंदगी अधूरी और तकलीफों से भरी है। मुझे तुरंत महसूस हुआ कि संध्या बहुत ही नेक और अच्छी इंसान है। मुझे लगा जैसे वह मेरी अपनी बड़ी बहन हो। शादी की पहली रात को विवेक ने मुझे अपने परिवार की सारी बातें बताईं और मैं और विवेक दोनों ने बिस्तर में धमाल मचा दिया, खूब मजे लिए। ऐसा ही लगता था मुझे। मैंने भी यही सोचा था कि जब मैं पहली वाली रात विवेक के साथ संभोग करूंगी तो दुनिया का सारा चरम सुख में विवेक के साथ ही करूंगी। और तभी उसने मुझसे वादा लिया कि मैं हमेशा संध्या का ख्याल रखूंगी। मैंने भी उसे भरोसा दिलाया कि मेरी वजह से इस घर में किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। बातों ही बातों में मैंने विवेक से कहा, संध्या भाभी अभी बहुत कम उम्र की है, क्या उनका पुनर्विवाह नहीं हो सकता? क्या हम उन्हें फिर से खुशियां नहीं दे सकते, जिससे उसकी जिंदगी फिर से संवर सके? आखिरकार उसका भी तो मन करता होगा ना ये सब करने का। यह सुनकर विवेक मेरी तरफ देखते हुए बोला, संध्या भाभी अपने पति अमन से बहुत प्यार करती थीं, इसलिए इतनी आसानी से उन्हें भुला पाना उनके लिए मुश्किल है। अभी इस बारे में बात करके हम भाभी को और तकलीफ नहीं दे सकते, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे हम इस विषय पर भाभी से बात करेंगे। अगर भाभी दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाती हैं तो हमें सबसे ज्यादा खुशी होगी। उनकी जिंदगी अगर फिर से बस जाए तो यह हमारे लिए भी राहत की बात होगी। विवेक की यह बात सुनकर मैं चुप हो गई। फिर हम दोनों बातें करने लगे। अगले ही दिन हम दोनों अपने हनीमून के लिए माउंट आबू के सफर पर निकल गए। वहां पहुंचकर हमें लगा जैसे हमारी सारी तकलीफें पीछे छूट गई हों। होटल पहुंचते ही हम दोनों ने पहले अपने कमरे में आराम किया और फिर रात भर वहां भी धमाल मचाया। दोनों ने बहुत सारे मजे लिए और अगले दिन सुबह घूमने के लिए बाहर निकल गए। हम दोनों हाथों में हाथ डाले घूमते हुए हरिनगर शहर के बाहरी इलाके में निकल आए। वहां एक पुरानी नहर थी। नहर के किनारे बैठकर हम अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बातें करने लगे। मैंने विवेक के कंधे पर सिर रखकर उससे बातें शुरू कर दी। उस वक्त हम दोनों बहुत खुश थे। हमें नहीं पता था कि इस खुशी में अब एक अजीब सा साया भी शामिल होने वाला है। विवेक मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर मुझसे बातें कर रहा था कि तभी अचानक ऐसा लगा जैसे कोई तेज हवा का झोंका हमारे पास से गुजरा हो, जैसे किसी ने हमें छूकर निकल गया हो। मैं हड़बड़ाकर चारों तरफ देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे परेशान देखकर विवेक ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, शायद मेरा भ्रम होगा। हम फिर से बातें करने लगे, लेकिन अब मुझे वहां अजीब लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो, जैसे किसी की नजर हम पर टिकी हो। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। मैं खुद को समझाने लगी कि यह सब मेरे मन का वहम है। कुछ देर नहर किनारे बैठने के बाद हम दोनों होटल लौट आए। होटल लौटते वक्त भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा हो। कई बार पीछे मुड़कर देखने पर भी कुछ नजर नहीं आया। विवेक को तो इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य साया हमारे पीछे है। यह सोचकर मैं थोड़ी हैरान भी थी, लेकिन विवेक के साथ चलती रही। शाम हो चुकी थी। हम दोनों सुबह से ही घूम रहे थे, इसलिए मैं और विवेक दोनों थक चुके थे। हम अपने कमरे में वापस लौट आए। नहाने और थोड़ा बहुत खाने के बाद हम बिस्तर पर लेट गए। मैंने विवेक के सीने पर सिर रखकर बातें शुरू कर दी और इस बार मेरा मन नहीं किया ये सब करने का। तभी मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई हमारे कमरे में से गुजर गया हो। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। मुझे इस तरह देखकर विवेक ने पूछा, क्या हुआ? मैं घबराकर बोली, विवेक, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमारे कमरे में से भागकर गया हो। विवेक मुस्कुराते हुए बोला, हमारा कमरा अंदर से लॉक है, यहां अंदर कौन आएगा? और हम तो जाग रहे हैं, कोई आता तो हमें पता चल जाता। मैंने डरते हुए कहा, पता नहीं, मुझे अजीब सा लग रहा है। विवेक ने प्यार से मेरे गाल पर हाथ रखकर कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे मन का भ्रम है। थक गई हो ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। चलो अब जल्दी से एक बार फिर से धमाल मचाते हैं और फिर सो जाते हैं। मेरा मन नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने विवेक के लिए एक बार साथ संबंध बनाया और फिर हम दोनों सोने के लिए लेट गए। विवेक तो कुछ ही देर में सो गया, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे मुझे भी नींद आ गई। तभी आधी रात को अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे शरीर को हल्के हाथों से सहला रहा हो और फिर वह हाथ मेरे प्राइवेट पार्ट तक पहुंच गया। लेकिन मैंने सोचा, विवेक होगा, शायद उसका फिर से मन करने लगा होगा, तो मैंने उसे करने दिया। लेकिन अचानक उसका भार इतना बढ़ गया कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ।
सांस लेना मुश्किल हो गया था। मैंने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बगल में देखा, विवेक गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन मेरे सीने पर भारीपन और किसी के बैठने का एहसास अब भी था। मैं घबराई हुई थी, मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मैंने अपना हाथ विवेक की तरफ बढ़ाकर उसे जगाने की कोशिश की। मैं बोल नहीं पा रही थी। तभी मैंने उठने की कोशिश की। अचानक मेरे गले में जो देवी माँ का लॉकेट था, वह बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। मेरे सीने पर जो भारीपन था, वह तुरंत गायब हो गया। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर भी मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं तुरंत विवेक को जगाने लगी। विवेक जागकर मेरी तरफ देखने लगा और फिर बोला, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मैं हड़बड़ाते हुए बोली, विवेक, यहाँ कोई है। अभी अभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे साथ कोई कुछ कर रहा हो। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसका वजन बहुत ज्यादा था। मैंने तुम्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं जागे। विवेक ने प्यार से मेरे गाल पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है नेहा, तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा है। चलो सो जाओ, मैं भी थक गया हूं। यह सुनकर मैं कुछ और कहती, उससे पहले ही विवेक बोला, नेहा, तुमने बस एक बुरा सपना देखा है, चलो अब सो जाओ। उसकी बात सुनकर मैंने घबराहट में उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। विवेक मेरे बाल सहलाते हुए तब तक मेरे पास बैठा रहा जब तक मैं गहरी नींद में नहीं चली गई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो शरीर टूटा टूटा लग रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बुखार ने घेर लिया हो। रात का सारा मंजर मेरी आंखों के सामने घूम रहा था और मैं बेहद परेशान थी। विवेक ने मेरा माथा छूकर कहा, तुम्हें तो तेज बुखार है। मैंने थके हुए स्वर में कहा, पता नहीं क्यों बहुत थकान महसूस हो रही है, और रात जो हुआ वो सब याद करके डर लग रहा है। विवेक ने मुझे दिलासा देते हुए कहा, तुम कल रात की बात को लेकर परेशान हो। अरे वो सब कुछ नहीं था, बस तुम्हारा डरावना सपना था। दरअसल कल हम दोनों ने बहुत ज्यादा प्यार कर लिया था ना, इसकी वजह से है और कुछ नहीं। मैंने हल्की सी हाँ में सिर हिलाया और खुद को समझाने लगी कि शायद वह सपना ही था, लेकिन मन के किसी कोने में डर अब भी जिंदा था। उस दिन हमने कहीं बाहर घूमने का प्लान कैंसिल कर दिया। विवेक पूरे दिन मेरे पास रहा और मेरा ख्याल रखता रहा। बुखार धीरे धीरे उतरने लगा, लेकिन मेरे भीतर की बेचैनी खत्म नहीं हुई। शाम के वक्त विवेक किसी काम से कमरे से बाहर चला गया। मैं बिस्तर पर लेटी थी कि अचानक लगा जैसे कोई मेरे ऊपर चढ़ गया हो और मेरे साथ संभोग कर रहा हो, क्योंकि मुझे उस जगह यानी कि प्राइवेट पार्ट में भी अजीब सा लग रहा था। मैं घबराकर उठ बैठी और चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। खुद को समझाया कि यह मेरा भ्रम है और आंखें बंद करने की कोशिश की। तभी अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। सांस रुकने लगी। मैं बुरी तरह छटपटाने लगी, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। उसी वक्त विवेक कमरे में दाखिल हुआ। मुझे इस हालत में देखकर वह घबरा गया और दौड़कर मेरे पास आया। नेहा, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई क्यों हो और तुमने कपड़े क्यों उतार दिया? अरे कम से कम दरवाजा तो लॉक कर लिया होता। मैं कांपती आवाज में बोली, विवेक, विवेक, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे अब यहाँ रुकना नहीं है। क्यों ना हम लोग अभी घर वापस चलें? और ये कपड़े मैंने नहीं उतारे, ये तो खुद ब खुद उतर गए हैं और मुझे पता भी नहीं चला। विवेक ने मुझे शांत करने की कोशिश की। नेहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। शायद तुम कपड़े चेंज कर रही होगी। अभी हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। 4-5 दिन की ट्रिप है और हमें तो 2 दिन ही हुए हैं। मैंने घबराते हुए कहा, नहीं विवेक, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे वापस जाना है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरी जिद देखकर विवेक ने आह भरी और कहा, ठीक है, लेकिन अभी रात है, सुबह हम लोग लौट जाएंगे। तुम परेशान मत हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। वह मेरे गाल पर हाथ फेरते हुए बोला, नेहा डरो मत, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं रोते हुए बोली, बस 1 मिनट के लिए भी मुझे छोड़कर मत जाना, वरना वो मेरे साथ फिर से वहीं करेगा। यहाँ बहुत डर लग रहा है, जैसे कोई मेरा जान का दुश्मन बन गया हो। विवेक ने फिर से दिलासा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए तुम्हें सब कुछ अजीब लग रहा है। उस रात विवेक मेरे पास ही रहा। पूरी रात मैंने आंख भी नहीं मूंदी। हालांकि रात भर कुछ और अजीब नहीं हुआ और हम दोनों ने भी कुछ नहीं किया। सुबह विवेक ने मेरा बुखार चेक किया। अब हालत थोड़ी ठीक थी। वह मुस्कुराते हुए बोला, देखो अब तुम ठीक हो, बस आराम की जरूरत है।
लेकिन मैं अब भी डरी हुई थी। मैंने घबराते हुए कहा, विवेक, कृपया हम लोग वापस चलते हैं। मेरे लगातार जोर देने पर विवेक आखिरकार मान गया। हमने सामान समेटा और वापसी की तैयारी कर ली। रास्ते भर गाड़ी में सफर करते हुए मुझे बार बार लग रहा था कि कोई हमारे आसपास मौजूद है। कभी लगता कोई मेरी गर्दन के पीछे सांस ले रहा है, कभी लगता कोई खिड़की से झांक रहा है। मैं सोचती रही कि शायद ये मेरी तबीयत का असर है, लेकिन दिल मान ही नहीं रहा था। आखिरकार हम घर लौट आए। हमें इतनी जल्दी लौटता देख घर वाले चौंक गए। मेरी सासू माँ मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ बेटा? विवेक ने बताया था कि कल रात से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। उसी वक्त संध्या भी वहां आ गई और बोली, अरे तुम लोग तो 4-5 दिन के लिए गए थे ना, इतनी जल्दी लौट आए। नेहा की तबीयत ज्यादा खराब है क्या? मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। विवेक ने ही जवाब दिया, हाँ, नेहा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हमने सोचा वापस लौट आते हैं। विवेक अभी यही कह ही रहा था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अंधेरा साया मेरे सामने से तेजी से गुजर गया हो। हवा का झोंका नहीं, बल्कि किसी अदृश्य इंसान का दौड़कर निकलना हो जैसे। ये सब देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं कुछ बोलने की कोशिश करते हुए भी चुप रह गई। मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं। तभी मेरी सासू माँ ने मुझे घबराते हुए देखा और हैरानी से पूछ लिया, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? विवेक ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, माँ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप परेशान मत हो। यह कहकर उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे के अंदर ले आया और धीरे से बोला, नेहा, तुम अभी आराम करो। उसने मुझे पलंग पर लिटा दिया, मगर मेरी घबराहट इतनी बढ़ चुकी थी कि मैंने विवेक से विनती की कि वो मुझे एक पल के लिए भी अकेला न छोड़े। पर विवेक को गैराज जाना था। वह खुद भी मेरी हालत देखकर परेशान था। उसने मेरी आंखों में डर को पढ़ लिया और बाहर जाते जाते उसने संध्या भाभी को आवाज लगाई, भाभी, नेहा की तबीयत ठीक नहीं है, आप इसका ध्यान रखना। संध्या भाभी कमरे में आई। उनके चेहरे पर एक हल्की सी चिंता थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं नेहा का पूरा ख्याल रखूंगी, तुम चिंता मत करो। ये कहकर वो मेरे पास बैठ गईं और मुझसे बातें करने लगीं, लेकिन मैं तो घबराहट के कारण कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद मेरी सासू माँ भी आ गईं। वो भी मेरी हालत देखकर परेशान थी, मगर मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मेरे मन में किस तरह का डर घर कर चुका है। मुझे लग रहा था जैसे सुरजनपुर की इस हवेली में कुछ ऐसा है जो मुझे अकेले में निगाहें गड़ाकर देख रहा है। धीरे धीरे शाम हो गई। विवेक गैराज से लौटकर आया तो उसने सबसे पहले मेरे सिर को छूकर देखा और बोला, अब तो बुखार नहीं है, कैसा महसूस कर रही हो? मैंने धीमी आवाज में कहा, ठीक हूं। संध्या भाभी मेरे लिए खाना लेकर आ गई। विवेक ने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया और प्यार से कहा, अब तुम आराम करो, आज भी हम दोनों बिस्तर पर संबंध नहीं बनाएंगे। वह खुद खाने के लिए बाहर चला गया। मैं बिस्तर पर लेटी हुई अपने मोबाइल में रील देखने लगी, मगर मेरा ध्यान हर पल चारों ओर हो रही अजीब अजीब आवाजों पर जा रहा था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा होकर लगातार मुझे घूर रहा हो। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं फिर मोबाइल में देखने लगी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे बाथरूम के नल से पानी गिर रहा हो। पानी की टप टप की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैं घबरा कर सोचने लगी, बाथरूम में कोई नहीं है तो फिर यह आवाज कैसी? कहीं विवेक नल खुला तो नहीं छोड़ गया? जैसे ही मैं उठने लगी तो अचानक किसी ने मेरा पैर इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैंने पैर छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मेरे टखने को जकड़ रखा हो। मैं डर के मारे चीखने लगी। मेरी चीख सुनकर विवेक और बाकी घर वाले भागते हुए कमरे में आ गए। मुझे इस हालत में देखकर विवेक मेरे पास आया। मैं हांफते हुए उसके गले लग गई और रोते रोते बोली, विवेक, बेड के नीचे कोई है, किसी ने मेरा पैर पकड़ा था। सब लोग हैरान रह गए। उन्होंने बेड के नीचे देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मेरी सासू माँ ने मुझे सहलाते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, तुम इतना डर क्यों रही हो? कमरे में कोई नहीं है। मैं हांफते हुए कहने लगी, कोई है, बेड के नीचे और बाथरूम में भी। वहां नल का पानी गिर रहा है, कोई उसे चालू कर गया। मेरी बात सुनकर सब लोग चुप हो गए। सासू माँ बाथरूम में देखने गई, नल बंद था। वह लौटकर बोली, बेटा, बाथरूम का नल तो बंद है, तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। विवेक ने कहा, नेहा की तबीयत ठीक नहीं है। मैं घबराते हुए बोली, नहीं विवेक, मुझे भ्रम नहीं हो रहा है, मैं सच कह रही हूं। बेड के नीचे कोई था,
बाथरूम का नल भी चालू था। मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। सब मुझे ही भ्रम का शिकार समझने लगे। मैं और ज्यादा डर गई और विवेक के गले लगकर रोने लगी। तभी मेरी नजर संध्या भाभी पर पड़ी। वो एक अजीब सी मुस्कान के साथ मुझे देख रही थी। उनका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उनके होंठों पर रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे उन्हें मेरी तकलीफ से कोई लेना देना नहीं। उनकी आंखों में एक अजीब गुस्सा और ठंडापन था। मैं डरकर उन्हें देखने लगी, लेकिन कुछ कहा नहीं। विवेक ने मुझे आराम करने के लिए कहा और मेरे पास बैठ गया। मैं उसका हाथ पकड़कर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करती, कोई डरावना चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता और कभी मेरे साथ संभोग करने की कोशिश करता। विवेक ने मेरे सिर पर प्यार से हाथ रखा और मुझे बातें करके शांत करने लगा। उसने मेरी दवाई भी दी। दवाई के असर से मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी। रात आधी हो चुकी थी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे के दरवाजे को लगातार खटखटा रहा हो। मेरी आंखें खुल गईं। मैंने घबराकर कहा, विवेक। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन विवेक कहीं नहीं था। मैं और डर गई। मैं उठी और धीरे धीरे कमरे से बाहर आई। बाहर अंधेरा था, लेकिन संध्या भाभी के कमरे की लाइट जल रही थी। यह देखकर मैंने सोचा कि मैं उन्हें इस बारे में बताऊं। शायद विवेक के बारे में मुझे कुछ पता चल सके। यही सोचकर मैं धीरे धीरे संध्या भाभी के कमरे की ओर बढ़ी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मानो वो मेरी छाती से बाहर निकल जाएगा। जैसे ही मैं उनके कमरे के पास पहुंची और खिड़की से भीतर झांका, तो मेरी रूह कांप गई। सामने जो दृश्य था, उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। वहां विवेक और संध्या भाभी एक ऐसी हालत में थे जिसे देखकर मेरी आत्मा तक दहल गई। आंखों पर विश्वास करना मुश्किल था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि विवेक मेरे साथ इस तरह का धोखा कर सकता है। दिल टूटने की चुभन ने मुझे एक पल में तोड़ दिया। वो अपनी भाभी के लिए संभोग कर रहा था। मैंने कुछ सोचा, अपने डर और सदमे को किनारे रखकर सीधे दरवाजा खोल दिया और कमरे में चली गई। दरवाजे की आवाज सुनते ही दोनों ने मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर कोई शर्म या पछतावा नहीं था। उल्टा उनके होंठों पर एक अजीब रहस्यमयी मुस्कान थी। वो दोनों मुझे पूरी तरह नजरअंदाज करके फिर से एक दूसरे में खोने लगे और बेहुदा हरकतें करने लगे और मेरे ही सामने एक दूसरे से संबंध बनाने लगे। दोनों बिल्कुल नग्न अवस्था में थे। मेरी आंखों में आंसू और दिल में आग थी। मैं रोते हुए भारी गले से चीखी, विवेक, ये क्या कर रहे हो तुम? लेकिन उनकी आंखों में मेरे सवाल का कोई असर नहीं दिखा। विवेक ने मेरी तरफ ऐसे देखा मानो मैं वहां मौजूद ही ना हूं। मैं गुस्से में उसकी ओर दौड़ी और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, चलो यहां से, ये सब क्या कर रहे हो? लेकिन विवेक ने गुस्से में मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। संध्या भाभी वहीं खड़ी थीं, एकदम नग्न, शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। उनकी आंखों में शैतानी चमक और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। मुझे लगा जैसे उनके चेहरे से कोई औरत नहीं, बल्कि कोई अदृश्य बला झांक रही हो। मैं रोते हुए वहां से बाहर भाग आई और अपनी सासू मां के कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कितनी भी कोशिश करूं, उनकी नींद नहीं खुली। तभी अचानक मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, कुछ नहीं कर पाओगी तुम, वो अब सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं कांप गई। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं पलटकर देखी तो वहां कोई नहीं था। अचानक चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। मुझे साफ सुनाई देने लगा जैसे कोई पैरों में घुंघरू बांधकर इधर उधर भाग रहा हो। मैं डर से कांपते हुए चिल्लाई, कौन है? सामने आओ, कौन है? मेरी आवाज सुनसान हवेली में गूंज कर लौट आई। तभी पीछे से तेज डरावनी हंसी सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा तो आगे से आवाज आई। फिर धीरे धीरे चारों दिशाओं से हंसी गूंजने लगी और वो हंसी जैसे मेरे बिल्कुल पास आकर रुक गई। डर के मारे मेरी सांसें रुक सी गईं। मैं भागकर अपने कमरे में लौट आई और बिस्तर पर एक कोने में सिमट कर बैठ गई। पूरी रात मैं कांपती रही, रोती रही। आंखों में नींद तो दूर, एक एक पल किसी पहाड़ जैसा लग रहा था। सुबह विवेक कमरे में आया। उसे देखते ही मेरा गुस्सा फट पड़ा। मैं चिल्लाते हुए बोली, क्यों आए हो यहां? जाओ अपनी उस औरत के पास। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया। तुम इतने घटिया हो कि अपनी भाभी के साथ हवस मिटा रहे हो। मैंने क्या कमी रखी थी? मेरे साथ भी तो कर सकते थे, और कौन सा किया नहीं है। मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैं और गुस्से में बोली,
बहुत तारीफ करते थे ना उस औरत की। अरे, तुम्हारी भाभी तो बदचलन निकली, दूसरे के पति को फंसाना इसे खूब आता है। मैं और कुछ कहती, उससे पहले ही विवेक ने गुस्से में मेरा गला पकड़ लिया। उसकी आंखों में ऐसी आग थी कि मुझे लगा जैसे वो सचमुच मुझे मार डालेगा। उसने गुर्राकर कहा, खबरदार, जो उसके बारे में एक शब्द और कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उसका चेहरा इतना डरावना हो गया था कि मेरी रूह कांप उठी। उसका हाथ मेरे गले पर इतना कस चुका था कि मेरा दम घुटने लगा। मैं खांसते हुए छटपटाने लगी। कुछ सेकंड बाद उसने अचानक मुझे छोड़ दिया और गुस्से में मेरी ओर घूरता हुआ बाहर चला गया। जैसे ही वो बाहर गया, मुझे फिर वही डरावनी हंसी सुनाई दी। पूरे कमरे में गूंज रही थी। मैं डरकर बाहर भाग आई। मुझे देख मेरी सासू माँ दौड़कर आई और बोली, क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है? मेरे होंठ कांप रहे थे। मैंने हकलाते हुए कहा, हाँ माँ, वो लेकिन मैं आगे बोल नहीं पाई। तभी संध्या भाभी वहां आ गईं। उनके चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कान थी। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मेरी बर्बादी देखकर उन्हें आनंद आ रहा हो। मेरा खून खौल गया। मैं उनके पास गई और गुस्से में उनका गला पकड़ लिया। चिल्लाकर बोली, क्या चाहती हो तुम? क्यों मेरे पति के पीछे पड़ी हो? बताओ, क्या जादू किया है तुमने उस पर? वरना मेरा विवेक ऐसा नहीं था। मेरी सासू माँ ने तुरंत मुझे संध्या से अलग किया और गुस्से में बोली, नेहा, ये क्या बेहूदगी है? इस तरह से बहू से बात करते तुम्हें शर्म नहीं आई? इसके चरित्र पर उंगली उठाती हो। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने रोते हुए कहा, माँ, आप जानती नहीं हो इसे। ये जैसी दिखती है वैसी नहीं है। लेकिन मेरी सासू माँ को मेरी किसी बात पर यकीन नहीं था। उनका विश्वास सिर्फ संध्या पर था। गुस्से और बेबसी में मैं अपने कमरे में लौट आई। तभी अचानक वही डरावनी आवाज मेरे कानों में गूंजी, क्या हुआ? कुछ नहीं कर पाओगी तुम। वो सिर्फ मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। भूल जाओ उसे और चली जाओ यहां से, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये आवाज किसी औरत और मर्द की मिलीजुली आवाज जैसी थी, इतनी भयानक कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिसे सुनकर मैंने चारों तरफ घबराते हुए नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद यह सब मेरे दिमाग का वहम हो, इसलिए मैंने इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की। लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी और डर गहराता जा रहा था। विवेक ने जिस तरह से मुझे धोखा दिया था, उस ख्याल से मेरा दिल टूट चुका था। मैं बेड पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी और अपनी किस्मत को कोसने लगी। सोचने लगी कि जिस विवेक के लिए मैंने अपने घर परिवार से नाता तोड़ लिया, जिन रिश्तों को मैंने हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया, उसी विवेक ने आज मेरी दुनिया उजाड़ दी। मेरी माँ की बातें मेरे कानों में गूंजने लगी। जो बेटी अपने माँ बाप की नहीं हो सकती, उसे कभी भी सच्चा प्यार नसीब नहीं होता। शायद माँ सच ही कह रही थी। मैं खुद से बातें कर रही थी, लेकिन आंखों से आंसुओं की धार रुक ही नहीं रही थी। दिल इतना भारी था कि लगता था जैसे सीना फट जाएगा। उस वक्त मुझे लगा कि मैं कितनी अकेली हो चुकी हूँ। मेरी माँ ने तो पहले ही मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे और अब विवेक ने भी मुझे बीच रास्ते छोड़ दिया। इसी बीच अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सिर उठाकर देखा तो संध्या भाभी कमरे में दाखिल हुई। उनका चेहरा हमेशा की तरह शांत नहीं था, बल्कि एक अजीब और डरावनी मुस्कान उनके होंठों पर फैली हुई थी। उन्हें देखते ही मेरे अंदर गुस्से की आग भड़क उठी और मैं चिल्लाते हुए बोली, क्यों आई हो तुम यहाँ? क्या चाहती हो आखिर? मेरे सवाल का जवाब संध्या ने ठंडी लेकिन डरावनी आवाज में दिया, वो सिर्फ मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। अगर तुमने बीच में आने की कोशिश की तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी आवाज अचानक से भारी और मर्द जैसी हो गई। पूरा कमरा उस भयानक गूंज से भर गया। मैं सन्न रह गई और डर के मारे कांपने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी तेज और डरावनी थी कि मेरे कान सुन्न पड़ गए। हंसते हंसते वो अचानक गायब हो गई और कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। मैं बुरी तरह सहम गई। पसीने से तरबतर कांपते हुए बेड पर बैठ गई। उस रात का हर पल मुझे एक यातना जैसा लग रहा था। धीरे धीरे रात गुजरी और दिन निकल गया। पूरे दिन मैंने कुछ भी नहीं खाया। भूख तो थी, लेकिन डर और बेचैनी ने भूख को भी दबा दिया था। हर वक्त मुझे ऐसा लगता कि कोई मुझे घूर रहा है। कभी लगता कोई मेरे कान में कुछ फुसफुसा रहा है। कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता तो कभी बिना वजह बंद हो जाता। शाम को मेरी सासू माँ मेरे कमरे में आई। उनके हाथ में खाना था। उन्होंने चिंतित होकर कहा, नेहा,
तुम्हारी तबीयत सच में ठीक नहीं लग रही है, और ऊपर से तुम संध्या के बारे में कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही थी। तुम्हें पता भी है तुम्हारी बातों से घर का माहौल कितना खराब हो रहा है। उनकी बात सुनकर मैं खामोश रही। कुछ कहने की ताकत ही नहीं बची थी। सासू मां प्लेट मेरे पास रखकर बोली, थोड़ा खा लेना बेटा, वरना तुम बीमार पड़ जाओगी। ये कहकर वो चली गई। लेकिन मेरा मन खाने से बिल्कुल उछट चुका था। रात के 9 बज चुके थे। मैं बाहर निकली तो देखा घर के सभी लोग खाना खा रहे थे और विवेक भी वहीं मौजूद था। ये देखकर मेरे दिल पर जैसे किसी ने वार कर दिया। मैं कुछ कहती उससे पहले ही सासू मां ने कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, तुम जाकर आराम करो। मैंने सिर झुका लिया और चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। लेकिन जैसे ही कमरे में कदम रखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पंखे से कोई उल्टा लटक रहा था। उसकी आंखें लाल आग जैसी चमक रही थीं और चेहरा इतना डरावना था कि किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। मेरे गले से चीख निकल गई और मैं थर थर कांपने लगी। मेरी चीख सुनकर सब घर वाले दौड़कर मेरे कमरे में आ गए। सासू मां ने घबराकर पूछा, क्या हुआ नेहा? मैंने कांपते हुए पंखे की तरफ इशारा किया, लेकिन जब सबने देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। विवेक गुस्से और तिरस्कार भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बोला, क्या हो गया है तुम्हें? बेवजह क्यों चिल्ला रही हो? सबको परेशान कर रही हो। उसका रवैया देखकर मैं टूट गई। किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। सब वापस चले गए। जाते जाते विवेक ने मेरी तरफ गुस्से से देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसका वो नजरिया ही मेरे दिल को चीर गया। रात को सभी अपने अपने कमरे में चले गए। विवेक गार्डन में टहल रहा था। मैं धीरे से उसके पास गई और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, जाओ अपने कमरे में जाओ। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरे दिल में सनसनी दौड़ गई। वो विवेक की आवाज लग ही नहीं रही थी। घबराकर मैं वापस अपने कमरे में आ गई। बेचैनी से कमरे में चक्कर काटने लगी। अंदर से टूट चुकी थी। विवेक अब मुझे बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैंने हिम्मत करके फिर से बाहर झांक कर देखा तो मुझे लगा कि विवेक संध्या के कमरे में चला गया। वहां से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। खिड़की से झांक कर देखा तो दोनों फिर से साथ संबंध बना रहे थे। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं दरवाजा खोलने लगी, लेकिन दरवाजा जाम था। जितनी जोर से आवाज लगाई उतनी ही मेरी आवाज दबती चली गई। हार कर मैं अपने कमरे में लौटी और उसी वक्त अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मेरे कान के पास फिर वही भयानक आवाज गूंजी, क्या हुआ? तुम कुछ नहीं कर पाओगी। वो सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। भूल जाओ उसे और यहां से चली जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। यह आवाज किसी औरत और मर्द दोनों की मिलीजुली थी। इतनी डरावनी कि मेरी सांसें थमने लगी। मैं कांपते हुए चारों तरफ देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी। सोच रही थी कि जिस विवेक के लिए मैंने अपने माँ बाप से नाता तोड़ लिया, उसी विवेक ने मुझे धोखा दे दिया। जिस इंसान की खातिर मैंने अपने घर वालों की बातें नहीं मानी, आज वही मेरे लिए जहर बन चुका है। मुझे बार बार अपनी माँ की कही बात याद आने लगी, जो बेटी अपने माँ बाप की नहीं हो सकती, उसे कभी सच्चा प्यार नहीं मिलता। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं बुदबुदाते हुए खुद से बातें कर रही थी। किसी से अपने दिल का दर्द बांटने की तमन्ना थी, लेकिन मेरे पास कोई नहीं था। मेरी माँ ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। अब मैं पूरी तरह अकेली थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने पलट कर देखा तो वहां संध्या भाभी खड़ी थी। उनका चेहरा अजीब सी मुस्कान से भरा हुआ था। मैं गुस्से में चिल्लाई, क्यों आई हो तुम यहाँ? क्या चाहती हो? मेरी बात सुनकर वह धीरे धीरे मेरे पास आई और मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, वो सिर्फ मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। अगर तुमने बीच में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। उस वक्त उनकी आवाज किसी औरत की नहीं, बल्कि किसी मर्द जैसी भारी और डरावनी थी, मानो पूरा कमरा गूंज उठा हो। मैं कांप गई। कुछ कह पाती उससे पहले ही वह जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगी और अचानक दरवाजे की तरफ बढ़कर गायब हो गई। उसी पल मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं बिस्तर पर बैठी थर थर कांप रही थी। रात का माहौल और भी डरावना हो चुका था। धीरे धीरे पूरा दिन इसी डर में निकल गया। मैंने कुछ भी नहीं खाया, बस सिसकते हुए अपने कमरे में बैठी रही। ऐसा लगता था जैसे कोई लगातार मुझे घूर रहा हो। कई बार महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है और मेरे कानों में कुछ फुसफुसा रहा है।
कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता तो कभी अचानक जोर से बंद हो जाता। शाम को मेरी सासू माँ मेरे लिए खाना लेकर आईं। उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम संध्या के बारे में कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही थी? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इतना कहकर उन्होंने प्लेट रखी और चली गईं। लेकिन मुझे खाने की बिल्कुल भूख नहीं थी। उसकी आंखों में जो गुस्सा था उसने मुझे और तोड़ दिया। मैं बिस्तर पर बैठी लगातार रोती रही। पूरा परिवार अपने अपने कमरे में चला गया, लेकिन विवेक बाहर बगीचे में टहलता रहा। मैं हिम्मत जुटाकर उसके पास गई। कुछ कहने ही वाली थी कि उसने अचानक गुस्से में कहा, जाओ अपने कमरे में। उसकी आवाज इतनी खौफनाक और अजीब थी कि मेरा दिल दहल गया। वो आवाज विवेक की बिल्कुल नहीं लग रही थी। मैं कांपते हुए वापस कमरे में आ गई। बेचैनी इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं बार बार इधर उधर टहलने लगी। इतने में मेरी नजर संध्या भाभी के कमरे की खिड़की पर पड़ी। वहां रोशनी जल रही थी। मेरे दिल ने कहा कि विवेक वहीं होगा। मैं धीरे धीरे खिड़की तक गई और अंदर झांक कर देखा। मेरा शक सच था। विवेक और संध्या दोनों साथ बैठे थे। यह देखकर मेरा दिल टूट गया। मैं दरवाजा खटखटाने लगी, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। मैंने खिड़की से जोर जोर से आवाज लगाई, मगर जैसे मेरी आवाज किसी तक पहुंच ही नहीं रही थी। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद मैं बिल्कुल असहाय थी। उस रात एक और घटना ने सबको डरा दिया। आंगन में अचानक से शोर हुआ। जब सब दौड़े तो देखा कि घर की बुजुर्ग दादी बेहोश पड़ी थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनके शरीर का आधा हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया है। सब रो पड़े, लेकिन उसी समय मैंने देखा कि संध्या भाभी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर रही थी। उस मुस्कान ने मुझे भीतर तक हिला दिया। मैं समझ चुकी थी कि यह सब उसी का काम है, पर सबूत किसी के पास नहीं था। मैं डर और गुस्से के बीच अपने कमरे में लौटी। कमरे का माहौल पहले से भी भारी था। अचानक मेरा सिर भारी होने लगा, जैसे किसी ने मेरे दिमाग को जकड़ लिया हो। मैं बिस्तर पर गिर पड़ी और आंखें बंद कर लीं, और तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा है, अब तेरी बारी है। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे चेहरे के बिल्कुल पास झुककर भयानक और डरावनी आवाज में कुछ कह रहा था। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। देख लिया ना, अब मैं क्या कर सकती हूँ? क्या कर सकती हूँ तुम? ये कहते हुए वह जोर जोर से हंस रहा था। मैं सन्न रह गई। घबराहट के कारण मेरी आंखें खुल ही नहीं रही थीं। आखिरकार हिम्मत करके मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। पर डर इतनी गहरी थी कि मेरे होश उड़ गए थे। मेरी सांसें तेज हो गईं और मेरा दिल धड़क रहा था। उस रात का माहौल और भी खतरनाक था। खाना खाने के बाद विवेक बाहर गार्डन में बैठा हुआ था, पर मैं डर के कारण उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। फिर वही विवेक रजनी भाभी, यानी अब संध्या भाभी के कमरे में चला गया। यह देखकर मेरे दिल में और भी भारी दर्द हुआ। मैं रोते रोते बिस्तर पर बैठी रही। जैसे ही रात गहरी हुई, वही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कमरे की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी और तेज हवाएं चलने लगीं। मैं पूरी तरह घबरा गई। अचानक लाइट बंद हो गई और जैसे ही जलती, मेरी आंखों के सामने एक भयानक सूरत वाली औरत प्रकट हुई। उसका चेहरा जल गया था, आंखें लाल और भयावह थीं। उसका पूरा शरीर काला और जला हुआ लग रहा था। मैं चिल्लाते हुए बेहोश हो गई। सुबह जब मेरी आंखें खुलीं तो देखा कि मेरी सासू माँ मेरे पास बैठी थीं। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए पूछा, अब कैसी हो बेटा? मैं कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि डर और घबराहट का असर अभी भी मेरे शरीर में था। मेरी सासू माँ ने धीरे से बताया कि मैं रात में चिल्लाते हुए बेहोश हो गई थी। वह पानी पीने रसोई गई थी और मेरी आवाज सुनकर वापस आई। तभी विवेक कमरे में आया। उसकी आंखों में गुस्सा था, पर उसने मुझ पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने सीधे बाथरूम की ओर बढ़ते हुए कहा, नहाने जा रहा हूं। तभी बाहर से आवाज आई। मैंने उठकर देखा कि पड़ोस के बच्चे की गेंद हमारे गार्डन में फिसल गई थी। वह गेंद लेने आया था, लेकिन संध्या भाभी उसे नहीं दे रही थी। मेरी सासू माँ गुस्से में उसकी ओर बढ़ी और बोली, बहू, ये बच्चा है, गेंद मुझे दो। संध्या भाभी ने धीरे धीरे गेंद हाथ में लिया और अचानक वह गेंद जलने लगी। मेरी सासू माँ को उसके हाथ में जलन महसूस हुई और उन्होंने हड़बड़ाते हुए उसे फेंक दिया। संध्या भाभी गुस्से में मेरी सासू माँ को घूरती हुई वहां से चली गई। वह छोटा बच्चा रोते हुए चला गया। इसी बीच घर पर अचानक एक तांत्रिक भिक्षा मांगते हुए आया। उसकी उपस्थिति ने हम दोनों को चौंका दिया। तांत्रिक ने देखा, फिर बोला, कुछ दो बेटा।
तभी उसने ऊपर छज्जे की तरफ देखा, जहां संध्या भाभी टहल रही थी। तांत्रिक के चेहरे पर हैरानी थी। वह मेरी सास की ओर देखकर बोला, यह कौन है? मेरी सासू मां ने अनमने मन से कहा, बड़ी बहू है हमारी। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, यह आपकी बहू नहीं है। यह शरीर आपकी बड़ी बहू का है, लेकिन इसमें कोई और आत्मा है। यह आत्मा आपके छोटे बेटे और आपकी बड़ी बहू के ऊपर कब्जा कर चुकी है। अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो यह सबकी जान ले सकती है। यह सुनकर मैं डर से कांप उठी। मेरी सासू मां ने उदास स्वर में कहा, अब तो मुझे भी यही लगता है। इसका अजीब व्यवहार, और अगर अपनी जुबान से किसी के बारे में कुछ भी गलत कह दे तो वह सच हो जाता है। तांत्रिक ने आगे कहा, बेटा, शहर से बाहर काली मां का मंदिर है। आज दोपहर 1 बजे तक आ जाना। मैं वहां सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा। पर ध्यान रहे, इस आत्मा को कोई भी भनक नहीं लगनी चाहिए। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब देवी मां आपकी रक्षा करें, और बिना कोई दक्षिणा लिए वहां से चला गया। मेरी सासू मां और मैं हैरानी और डर से उसकी ओर देख रही थी। तभी मेरी सासू मां मेरे पास आई और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, बेटा, इस तरह हैरानी से मुझे मत देखो। पहले तुम्हारी बातें मुझे भी ठीक नहीं लगती थी। मुझे लगता था कि तुम्हारी तबीयत शायद ठीक नहीं है, दिमागी तौर पर तुम थोड़ा परेशान हो। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी सासू मां ने धीरे धीरे मेरी आंखों में देखा और बोली, लेकिन कल रात जब तुम चिल्लाते हुए बेहोश हो गई थी और मैं तुम्हारे कमरे में आई तो मुझे संध्या के कमरे से अजीब आवाजें सुनाई दी। ये देखकर मैं झांकना चाहती थी, लेकिन खिड़की और दरवाजा दोनों बंद थे। फिर मुझे लगा कि विवेक शायद उसके कमरे में है। पहले तो मैं खुद पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम्हारी सुरक्षा मेरे लिए जरूरी है, इसलिए मैं वहीं तुम्हारे कमरे में सो गई। उस वक्त तुम बेहोश थी, इसलिए तुम कुछ महसूस नहीं कर पाई। लेकिन अगले दिन सुबह मैंने देखा कि विवेक संध्या के कमरे से निकलकर छत पर जा रहा था। यह देखकर मेरी समझ में सब कुछ आ गया। सच बताऊं बेटा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है, और मेरी बड़ी बहू यानी तुम भी इसमें कैसे शामिल हो सकती थी। संध्या हमेशा इतनी रहस्यमयी और अलग थी, और विवेक अक्सर कहीं खोया खोया रहता था। जब उसने मुझे वह जलती हुई गेंद मेरे हाथ में दी तो मुझे लगा जैसे मैंने अंगारे को अपने हाथ में पकड़ लिया हो। मैं हड़बड़ा गई और डर के मारे कुछ समझ नहीं पा रही थी। तब उस तांत्रिक की बातें सुनकर मुझे भी यकीन हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बेटा, मेरा विवेक गलत नहीं था और ना संध्या गलत थी, लेकिन इन दोनों का इस तरह रहना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में बताया कि हमारे घर पर एक बुरी आत्मा का साया है जो किसी आदमी को अपने प्यार में पाने के लिए भटक रही है। यह सुनकर मेरी सासू मां और मैं एक दूसरे की ओर देखती रह गई। मेरी सासू मां ने पूछा, खुलकर बताइए बाबा, बात क्या है? तांत्रिक ने आंखें बंद की, फिर खोलकर मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुम अपने पति के साथ माउंट आबू गई थी ना? वहां एक नहर के किनारे वह आत्मा तुम्हारे साथ है। यह आत्मा एक औरत की है जिसकी नई शादी हुई थी। अपने पति के साथ सपने लेकर वह माउंट आबू घूमने आई थी, लेकिन उसका पति उसे पसंद नहीं करता था। उसने धोखे से उसे नहर में धकेल दिया। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। जब वह किसी पति को खुश देखती है, वह उन्हें अपने पास लाना चाहती है। इस बार तुम्हारे पति और तुम साथ थे, इसलिए वह तुम्हारे पास आ गई। तांत्रिक ने आगे कहा, लेकिन तुम्हारे गले में देवी मां का लॉकेट होने की वजह से आत्मा तुम्हारे शरीर में नहीं आ पाई, इसलिए उसने तुम्हारी जेठानी के शरीर में प्रवेश किया। अब तुम्हारी बड़ी बहू के शरीर में यह आत्मा है और उसने अपनी काली शक्तियों से तुम्हारे बेटे को अपने काबू में कर लिया है। तुम्हारे बेटे को पता नहीं कि क्या हो रहा है, और तुम्हारी बहू को भी नहीं पता कि वह क्या कर रही है। मुझे और मेरी सासू मां को यह सुनकर डर का एहसास हुआ। मेरी सास ने हाथ जोड़कर कहा, ना बाबा, ऐसा ना बोलिए, कोई रास्ता होगा ना, हमें बताइए कि हम कैसे इस आत्मा से छुटकारा पा सकते हैं। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है। अपने प्यार के लिए वह कुछ भी कर सकती है। हो सकता है कि तुम्हारी बड़ी बहू का शरीर छोड़कर तुम्हारे बेटे को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाए। तुम्हें समय रहते इसका सामना करना होगा। मेरी सास रोते हुए बोली, नहीं बाबा, ऐसा ना कहिए। मैं पहले अपने एक बेटे को खो चुकी हूं। अब मेरा विवेक मेरा आखिरी सहारा है। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हमारी मदद करें। तांत्रिक ने आंखें बंद करके काली मां का स्मरण किया, माला हाथ में लेकर मंत्र पढ़े और मेरी तरफ देखते हुए कहा, बेटा, अब सिर्फ तुम ही अपने सुहाग को
इस आत्मा से आजाद करवा सकती हो। तुम्हें अपने पति को बचाने के लिए उस आत्मा का सामना करना होगा। जिस तरह माता सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान को बचाया था, उसी तरह तुम्हें भी अपने पति की रक्षा के लिए काली आत्मा का सामना करना होगा। यह सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मेरी सासू माँ और मैं दोनों घबरा गईं, लेकिन मैं जानती थी कि मुझे डर के आगे नहीं झुकना है। मुझे विवेक को बचाना है। तांत्रिक बाबा की बातें सुनकर हम दोनों कुछ सोच में पड़ गए। फिर धीरे धीरे घर लौट आए। घर में दाखिल हुए तो देखा कि संध्या भाभी गार्डन में बैठे झूले पर झूल रही थीं और कुछ गुनगुना रही थी। यह देखकर हम दोनों चुप रह गए, लेकिन उसने अचानक हमारी तरफ देखा और तीखी आवाज में बोली, कहाँ गई थी तुम दोनों? उसकी आवाज और अंदाज में गुस्सा था। हमारी सासू माँ और मैं एक पल के लिए घबरा गए, कहीं उसे सच न पता चल जाए कि हम कहां से आए हैं। मेरी सासू माँ ने जल्दी से कहा, कुछ नहीं बेटा, यहीं देवी माँ के दर्शन करने गई थी, काफी समय हो गया है। संध्या भाभी ने गुस्से से हमारी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोले बिना अपने कमरे में चली गई। इस घटना के बाद हमने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन डर अब भी हमारे दिल में था, कहीं यह आत्मा उसके बारे में जान न जाए। धीरे धीरे शाम ढल गई। मेरी सासू माँ और मैं एक दूसरे को देखकर इशारों में बातें कर रही थीं। रात को खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले गए। मैं भी अपने कमरे में गई। वही विवेक हमेशा की तरह संध्या के कमरे में चला गया। मैं धीरे धीरे कमरे से बाहर आई, तभी मेरी सासू माँ भी मेरे साथ आ गई। हम दोनों संध्या के कमरे के पास पहुंची। मैंने धीरे से कमरे का दरवाजा जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही मैंने देखा कि विवेक और संध्या भाभी कुछ असाधारण कर रहे थे। यह देखकर मैं डरी नहीं, बल्कि गुस्से में उनके पास बढ़ी। विवेक ने मेरी तरफ देखते हुए चिल्लाया, क्यों आई हो यहां? जाओ यहां से। लेकिन मैंने उसकी नहीं सुनी और सीधे संध्या भाभी की तरफ बढ़ते हुए बोली, मैं पहचान गई हूं तुम्हें, अब तुम मेरे पति को नहीं छीन सकती। मैंने विवेक का हाथ पकड़कर उसे वहां से हटाने की कोशिश की। संध्या भाभी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। कमरे में रखे सारे सामान जोर जोर से हिलने लगे। मेरी सासू माँ वहां आ गईं और घबराने लगी, लेकिन मैं डरने वाली नहीं थी। मुझे अपने सुहाग को बचाना था। मैंने गुस्से में कहा, तुम जो कर रही हो उसके बारे में मुझे पता है। किसी की जिंदगी बर्बाद करना आसान नहीं है। तुम किसी औरत के पति को पाने के लिए उसकी जिंदगी का इस्तेमाल कर रही हो। यह गलत है। संध्या भाभी, या वह आत्मा जो अब उसके शरीर में थी, दर्द और क्रोध से तड़पने लगी। तभी मैं अपने मंगल सूत्र को निकालकर विवेक और संध्या भाभी के सामने कर दिया। मंगल सूत्र की चमक देखते ही वह आत्मा दर्द से चिल्लाने लगी, जैसे उसे कुछ कर नहीं पा रही हो। उसका काला शरीर और जले हुए बाल, बड़े बड़े हाथों के नाखून और डरावनी सफेद आंखें जैसे जीवित आग में झुलस रही हों। विवेक भी उसका काबू में था। जब उसने मंगल सूत्र को छीनने की कोशिश की तो मैंने उसे जोर से धक्का दे दिया। वह एक तरफ गिर गया। मेरी सासू माँ ने पास रखा एक गमला उठाया और उसे विवेक के सिर पर मार दिया। वह बेहोश हो गया। आत्मा चिल्लाती रही और अंततः संध्या भाभी का शरीर छोड़ दिया। वह बेहोश होकर गिर गई। अब आत्मा मेरे सामने खड़ी थी। बड़ा काला, गंदे बाल, मोटे हंठ, सफेद डरावनी आंखें और लंबे काले दांत, हर जगह से कटफटा शरीर। तभी तांत्रिक बाबा वहां आ गए। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथ हवा में घुमाए। आत्मा दर्द और क्रोध में तड़पती रही। बाबा ने झोले से एक कपड़े की गुड़िया निकाली और उसके चारों ओर धागा बांधा। आत्मा जोर जोर से चिल्लाई और भागने की कोशिश की, जैसे उसके चारों ओर कोई जंजीर बांध दी गई हो। तांत्रिक बाबा ने उसे गुड़िया में कैद कर लिया। फिर उन्होंने हमारी तरफ देखते हुए कहा, आज से यह तुम्हें परेशान नहीं करेगी। देवी माँ हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगी। कुछ देर बाद संध्या भाभी को होश आया। उसने विवेक को बेहोश देखा और चौंक गई। विवेक को भी कुछ याद नहीं था कि क्या हुआ। न संध्या को न विवेक को उनके बीच की घटनाओं की कोई याद रही। हम दोनों, मेरी सासू माँ और मैं, इशारों में सहमति कर गए कि अब हम उन्हें सच नहीं बताएंगे। जो हुआ उसे भूलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर उन्हें सब पता चला तो उनकी गलती का पछतावा उन्हें हमेशा सताता रहेगा। अब सब कुछ शांत हो गया। मैं विवेक के पास रहना चाहती थी। जो कुछ हुआ उसे दुख तो हुआ, लेकिन मुझे यकीन था कि मेरा विवेक मुझसे प्यार करता है। और संध्या भाभी के बारे में मेरी सोच अब पूरी तरह बदल गई थी। लेकिन यह याद रखना कि संध्या भाभी ने सच में कभी कुछ गलत नहीं किया था।
जो कुछ हुआ वह पूरी तरह उस आत्मा की वजह से हुआ था। धीरे धीरे मुझे यह एहसास हुआ कि विवेक भी अब मुझे पूरी तरह संभाल रहा था। वह मेरे हर डर, हर चिंता में मेरे साथ खड़ा था। मुझे अपनी सारी तकलीफें और डर भूलने की कोशिश करनी पड़ी। समय के साथ हम सब धीरे धीरे हंसी खुशी रहने लगे। दिन ब दिन रातों की डरावनी घटनाएं अब स्मृति की परतों में ढक गई थीं। मैंने देखा कि जीवन फिर से सामान्य हो सकता है, लेकिन उस रात की यादें कभी पूरी तरह नहीं मिटती। एक अजीब तरह की गहरी चुप्पी मेरे भीतर बनी रही, जैसे वह आत्मा कहीं ना कहीं हमेशा मेरी यादों में मौजूद हो। जब कुछ समय गुजरा तो हमने संध्या भाभी को समझाने की कोशिश की। हमने उसके साथ बैठकर बातें की, उसके मन की उलझनों को सुलझाया और उसे दूसरा पुनर्विवाह करने में मदद की। उसने अपनी जिंदगी फिर से संभाली। वहीं विवेक का स्वभाव और भी निखर गया। वह अब सच में एक जिम्मेदार, प्यार करने वाला और समझदार इंसान बन गया था। मैं उसके साथ अब पूरी तरह खुश थी। मेरे घर वालों ने भी मुझे माफ कर दिया। उन्होंने समझा कि जो हुआ वह हमारे ऊपर एक रहस्यमयी शक्ति की वजह से हुआ था और किसी का इरादा गलत नहीं था। अब मैं और विवेक अपनी जिंदगी में खुश थे और संध्या भाभी भी अपने नए जीवन में खुश थी। लेकिन समय चाहे कितना भी गुजरे, उस रात की यादें कभी पूरी तरह नहीं मिटी। आज भी जब मैं अकेले कमरे में बैठती हूँ या कोई अजीब हवा चलती है, तो मुझे लगता है कि कहीं वह आत्मा अभी भी किसी रूप में मौजूद है। कभी कभी रात को मैं सपनों में उसकी चिल्लाने की आवाजें सुनती हूँ, उसकी चीखें, उसका दर्द, वह डरावनी हंसी। ऐसा लगता है जैसे वह मुझे किसी गहरे अतीत की ओर खींचने की कोशिश कर रही हो। और यही कारण है कि मैं हमेशा सचेत रहती हूँ। कभी कभी तो लगता है कि वह आत्मा मेरी यादों में बस गई है, कहीं अंदर ही अंदर छुपकर मुझे और मेरे परिवार को सताने की कोशिश करती रहती है। लेकिन अब मुझे डर कम लगने लगा है, क्योंकि अब मेरे पास विवेक और मेरी सासू माँ जैसी शक्तिशाली और समझदार सहायक हैं। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। कहानी इतनी रहस्यमयी, डरावनी और भावनाओं से भरी हुई थी कि शायद आप इसे सुनकर अपनी सांसें थाम चुके होंगे। ये कहानी सिर्फ डर और रहस्य ही नहीं, बल्कि साहस, प्यार और परिवार के महत्व की भी कहानी है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इसके साथ ही हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। लेकिन याद रखिए, कभी कभी डर हमारी कल्पना से ज्यादा वास्तविक होता है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर, डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, हो सकता है कि इस कहानी का खौफ आज खत्म हो गया हो, लेकिन उस आत्मा की याद और उसकी चीखें हमेशा हमारे दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं गूंजती रहेंगी। इसलिए हमेशा सावधान रहें, क्योंकि सुरजनपुर और हरिणगढ़ जैसी जगहों में कभी कभी अंधेरे में छुपी शक्तियां अचानक सामने आ सकती हैं। तो दोस्तों, अपने ईयरफोन लगाइए, आंखें बंद कीजिए और याद रखिए, सच और डर अक्सर एक ही समय में हमारे आसपास मौजूद होते हैं। यही है हमारा आज का रहस्यमयी सफर।